A very good day to everyone. So now we are going to start properly with the payment of tax. पहले हमने पेमेंट ऑफ टैक्स स्टार्ट कर लिया है, उसमें एटलीस्ट ये समझ में आया कि तीन लेजर बनते हैं। एक है मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, एक है मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और एक है मेरा इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर मुझे सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लाइबिलिटी कितनी है। What is the liability of a taxable person or a registered person? But when it comes to cash ledger, उसके थ्रू पेमेंट होता है। When it comes to credit ledger, तो जो आईटीसी आपका इकट्ठा होता है वो कहाँ पे जाता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अब कैश लेजर कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा? क्रेडिट लेजर कब डेबिट क्रेडिट होगा? हमारा जो लाइबिलिटी रजिस्टर है वो क्रेडिट कब होगा, डेबिट कब होगा? ये सब हम डिसाइड करेंगे किस पॉइंट ऑफ व्यू से? ये हम डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नमेंट के लिए क्या लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट के लिए क्या असेट है, उसके लिए हम रूल लगाते हैं जो हमने क्लास 11th में कभी सीखा था कि whenever liability increases there is a credit, whenever liability decreases there is a debit। सेम वे में जब एसेट इंक्रीज होता है डेबिट होता है, और जब हमारी असेट डिक्रीज होती है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। इतना हमने कल के या फिर बोले फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्स में इतनी चीज को हमने समझा था। इस चीज को इनकॉर्पोरेट कैसे करना है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसके लिए सेक्शन नंबर 49। अब ये सेक्शन नंबर 49 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 49 कहता है, अलग अलग ये जो हमने बना के रखे ना कैश लेजर क्रेडिट लेजर, इन सब के बारे में कुछ कुछ बता रहे हैं। बोलता है देखो, अगर आपको टैक्स का पेमेंट करना हो या फिर इंटरेस्ट का पेमेंट करना हो या फिर पेनल्टी या कोई भी अमाउंट आपको पे करना है गवर्नमेंट को, टैक्स भी पे कर सकते हो। टाइम पे टैक्स पे नहीं किया तो दे विल चार्ज इंटरेस्ट, राइट? टैक्स पे किया है, टैक्स अगर टाइम पे पे नहीं किया तो वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इसके अलावा वो क्या चार्ज कर सकते हैं आपसे? पेनल्टी। अगर आपने कुछ भी ऑफेंस किया है तो दे विल चार्ज पेनल्टी, या कोई और चार्जेस भी हो सकते हैं, कोई और अमाउंट भी हो सकता है जो आपको पे करना पड़ सकता है। यहाँ पे ये बोलते हैं एवरी डिपॉजिट, चाहे वो डिपॉजिट टैक्स का हो, इंटरेस्ट का हो, फीस का हो या किसी भी अमाउंट का हो, अगर आपको टैक्स पे करना है तो आप पे कैसे करेंगे टैक्स? तो बोलते हैं टैक्स पे करने के लिए या तो आप इंटरनेट के थ्रू कर दो, पेमेंट चलेगा, या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है, उससे पे करो, या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर रियल टाइम, मतलब सीधी बात वो तरीके बता रहा है, किसी भी तरीके से बस पैसा दे दो गवर्नमेंट को, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉनिक मोड, वेदर इट इज रियल टाइम, वेदर इट इज जी पे, वेदर इट इज पेटीएम, जो भी तुम्हारा चल रहा है, ये सारे तरीके हैं आपके पास टैक्स को पे करने के और ये बाकी चीजें पे करने के लिए। ठीक है, लेकिन व्हेन यू वुड बी डूइंग दिस पेमेंट आपको कुछ कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना है। वो कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन ही हम समझने के लिए आए हैं, ये तो समझना ही नहीं है कि पेमेंट के तरीके क्या हो सकते हैं। बट whenever you pay tax, whenever you pay interest, penalty or any other amount, there are certain conditions and restriction, हम वो समझेंगे, ठीक है। बट मैम ये पे कैसे करना है? जब भी आपको इनमें से कुछ भी पे करना होगा पहले आपको कैश लेजर में पेमेंट डालना पड़ता है। अब मैम कैश लेजर में पेमेंट देने का मतलब क्या है? देखो, आप कैश लेजर में कभी तो पैसा डाले होंगे, जब ये पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाता है, गवर्नमेंट के पास चला गया, तो कैश लेजर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, गवर्नमेंट को पैसा लेना है मतलब गवर्नमेंट के लिए ये असेट है, और जब आप वो पेमेंट कर चुके होते हो तो गवर्नमेंट के लिए असेट कम हो जाती है, बिकॉज द असेट हैव बीन रियलाइज्ड। गवर्नमेंट वो एसेट क्या कर चुकी है? रियलाइज कर चुकी है। और गोल्डन रूल क्या कहता है? जब भी आपकी एसेट डिक्रीज होती है वो क्या होता है? क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे इसीलिए तो लिखा है कि कैश लेजर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को जो देना था गवर्नमेंट को दे चुके, गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका, गवर्नमेंट को एसेट रियलाइज हो गई, मतलब वो एसेट कम हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रेडिट आएगा, बिकॉज वी आर थिंकिंग ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं इनकम टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड इन द रिटर्न ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अब
इसका मतलब यहाँ पे पहली चीज में तो आपने सिर्फ ये बताने की कोशिश की, अगर आपको किसी भी तरह का पेमेंट गवर्नमेंट को करना है तो कैश लेजर हो जाता है क्रेडिट, पहले तो कैश लेजर में ही जाएगा। याद है कल मैंने बताया था टैक्स पेमेंट करने के दो तरीके, या तो आप आईटीसी थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर लो जो ऑलरेडी आप पे करके आए हो, या फिर जो बचा कुचा है वो कैश में पे करके आए हो। तो हमने अभी ये सीखा कि जब कैश से पे करते हैं तो कैश लेजर क्या होता है, क्रेडिट होता है। बट मैम ये आईटीसी कहाँ मिलेगा, आईटीसी कैश लेजर में नहीं मिलता, ये मिलता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। और जब ये कम होगा तो ये डेबिट होगा, बिकॉज लाइबिलिटी गवर्नमेंट की यहाँ पे क्या है, लाइबिलिटी थी गवर्नमेंट की कि कुछ तो टैक्स है जो सामने वाले ने पेमेंट करके रखा है और गवर्नमेंट को उसका बेनिफिट देना पड़ेगा, तो दैट वाज अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। और जब गवर्नमेंट वो लाइबिलिटी पूरी कर देती है, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, तो वो डेबिट होता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो सबसे पहले मैम जो भी आपका आईटीसी है गवर्नमेंट के लिए वो लाइबिलिटी है। तो जब गवर्नमेंट को दिखा कि किसी ने टैक्स पे किया है, परचेस करते वक्त टैक्स पे किया है, परचेस करते वक्त जो टैक्स पे होता है वो आईटीसी के फॉर्म में आता है, और दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उसको क्या कर देती है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर देती है। बट हाँ अभी कुछ है इसमें, कुछ तो आपको मैनर वगैरह बताएंगे, वो अभी नहीं है लेकिन बताएंगे, देखेंगे क्या मैनर है। तो इसका मतलब जब कल हम पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ा था कि मैम 1 लाख रुपीज मेरा पेबल है, बट मुझे पूरा पूरा 1 लाख पे नहीं करना, थोड़ा अमाउंट तो मुझे आईटीसी में मिलेगा। और वो जो अमाउंट है कैसे देखूंगी कितना आईटीसी में, जब भी मैंने परचेस किया होगा, मैंने टैक्स पे किया होगा, और वो जो टैक्स पे किया है गवर्नमेंट ने मेरे कहाँ पे लिख दिया होगा, आईटीसी के क्रेडिट में लिख दिया होगा। जब गवर्नमेंट का आईटीसी का क्रेडिट चेक किया तो देखा कि मेरा 30,000 गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट को वो मुझे बेनिफिट देना पड़ेगा। उसके बाद मैं कैश में क्या करूंगी, पेमेंट करूंगी, और जब मैं कैश में पेमेंट करूंगी इसका मतलब फिर क्या होगा, कैश लेजर मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अंडरस्टूड, आया। फिर आते हैं आगे, और क्या लिखा है। अब बोल रहे हैं द अमाउंट दैट इज अवेलेबल इन कैश लेजर, जो अमाउंट आपने कैश में डाला, कैश लेजर में डाला, वो कहाँ कहाँ के यूज हो सकता है। चाहे आप टैक्स पे कर लो उससे, चाहे इंटरेस्ट पे कर लो, चाहे पेनल्टी पे कर लो, फीस पे कर लो, मतलब कुछ भी पे करना है आप इस कैश को यूज करके यू कैन डू द पेमेंट, देयर इज नो इशू इन दैट। तो अभी तक तो जो कल बात पड़ी थी ना अपन ने, वही सिखा रहे हैं कि व्हेन यू वांट टू पे द टैक्स, या तो कैश लेजर या फिर क्रेडिट। तो कैश में पेमेंट करना है तो क्या हो जाता है, जब भी आप कैश से पेमेंट कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, पेमेंट होने के बाद क्रेडिट होता है, और डिपॉजिट करते हो तो डेबिट होता है। क्रेडिट लेजर क्या है, जैसे ही क्रेडिट बढ़ेगा ये क्रेडिट हो जाएगा, और जब क्रेडिट खत्म हो जाएगा तो खत्म होने के साथ साथ डेट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर गेट डेबिटेड। मैम कहाँ कहाँ का यूज करेंगे कैश के पैसे को, आप टैक्स पे कर लो, आप इंटरेस्ट पे कर लो, आप पेनल्टी पे कर लो, आप फीस पे कर लो, जो पे करना है पे करो, नो इश्यूज इन दैट। फिर आगे क्या बोलता है, मैम क्रेडिट लेजर कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो क्रेडिट लेजर कैन बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ, पेमेंट ऑफ, पेमेंट ऑफ, पेमेंट ऑफ क्या, क्यों इतनी बार ऐसा ऐसा पेमेंट ऑफ किया, नोटिस करें। कैश लेजर इसके लिए भी पे होता है, यूज होता है। कैश लेजर से ये भी पेमेंट होता है, कैश लेजर से इसका भी पेमेंट होता है, कैश लेजर से इसका भी पेमेंट होता है, और जहां लिख दिया एनी अदर अमाउंट पेबल, मतलब इंक्लूसिव है, जो पे करना है कैश लेजर से पे 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 करो। बट क्रेडिट लेजर से सब कुछ पे कर सकते हैं नहीं, सिर्फ और सिर्फ टैक्स लाइबिलिटी पे कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ मैम, अब समझो। अभी आपने क्या बोला, व्हेन इट कम्स टू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इसमें आता है आईटीसी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या है, आईटीसी, हाँ जी। अब ये आईटीसी आप कहाँ यूज कर सकते हैं, सिर्फ टैक्स पे करने के लिए यूज कर सकते हैं, और कुछ तो लिखा नहीं है जैसा तुमने भी पढ़ा और मैंने भी पढ़ा। बट मैम अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कोई अमाउंट हो तो उसे मैं कहाँ यूज कर सकती हूँ, तो आप उसे यूज कर सकते हैं कहाँ कहाँ, उसे मैम आप यूज कर सकते हैं टैक्स के पेमेंट के लिए, हाँ जी, इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए, पेनल्टी के पेमेंट के लिए, फीस के पेमेंट के लिए,
यहाँ 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 हर जगह आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इससे कहना क्या चाहते हो समझो। सपोज करो मेरा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कब आती है? जब मैं करती हूँ सेल्स। इतनी बात पता है, जब भी हम सेल्स करते हैं तो हमारी क्या आती है? आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आती है। ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, सेल्स को हम जीएसटी की लैंग्वेज में सेल्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? आउटवर्ड सप्लाई। जीएसटी क्या बोलता है? इसको आउटवर्ड सप्लाई बोलता है। तो हम यहाँ पे सेल्स नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? आउटवर्ड सप्लाई। तो जब भी मैम आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो तो आपको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आती है। और अभी अभी आपने बोला कि सपोज कर लो आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी है? 1 लाख रुपीज। हाँ जी, मान लिया कि 1 लाख रुपीज देना है गवर्नमेंट को। अब हुआ क्या? सपोज कर लो कि ये 1 लाख रुपीज तुम्हें, मान लो ऐसा कि तुम्हें 20 जुलाई तक देने थे। कितना देना था? 20 जुलाई तक हमको 1 लाख रुपीज गवर्नमेंट को पे करने थे। ठीक है, लेकिन हम ठहरे कौन? आलसी, नहीं दिया। हमने कब जाके दिया? मान लेते हैं हमने 25 जुलाई को दिया। अब गवर्नमेंट पता है चीख चीख के क्या बोलेगी? 1 लाख तो देना ही पड़ेगा, बट साथ में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, बिकॉज यू आर लेट टू पे द टैक्स। तुमने टैक्स पे नहीं किया, तुम लेट हो। क्योंकि तुम लेट हो, इंटरेस्ट पे करो। इंटरेस्ट पे करना है तो एक ऐसे एग्जाम्पल ले लेते, मान लेते कि चलो गवर्नमेंट ने बोला 1000 रुपीज पे करो। अभी कोई कैलकुलेशन नॉर्मल नहीं कर रही हूँ मैं, बस ऐसे ही फिगर्स ले रही हूँ। तो गवर्नमेंट आई बोली इंटरेस्ट 1000 लगेगा, 1 लाख रुपीज टैक्स है। तो मैं, गवर्नमेंट क्या बोल रही है? लाओ दो 1 लाख रुपीज जेब से निकालो 1 लाख। चलो मैं जेब से 1 लाख निकालने ही लगी, फिर एकदम से हाथ रुक गया और मैंने वापस अंदर रख लिया। मैंने कहा 1 लाख क्यों दूं? बोले अरे 1 लाख टैक्स है। मैंने कहा अरे पक्का 1 लाख टैक्स है, बट याद करो ना मेरे पास आईटीसी भी तो है। कितने का आईटीसी है? मेरे एग्जाम्पल में कल ही किया था, 30,000 रुपीज का आईटीसी है। तो गवर्नमेंट बोली अरे तुम भी याद करो, तुम्हें 1 लाख नहीं, 1 लाख 1,000 रुपीज मुझे देने। ठीक है, मैंने कहा ठीक है 1 लाख 1,000 है ना, तो मैंने ऐसे कहा कि देखो कितने देने हैं? 1 लाख 1,000 रुपीज देने हैं। बोले हाँ। मैंने कहा तो एक काम करती हूँ ना, ये 1 लाख 1,000 जो तुम मुझसे मांग रहे हो, इसमें से कर लेते हैं अपन 30,000 माइनस, ऐसा कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट बोली नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है देखो, आईटीसी जो आपके पास है ना, आईटीसी को आप यूटिलाइज कर सकते हो सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए। और इसके अंदर एक और चीज जुड़ी है, यहाँ पे सिर्फ टैक्स नहीं है, यहाँ पे टैक्स भी है, और टैक्स के साथ क्या है? आपका इंटरेस्ट भी है। तो अगर आपको आईटीसी यूटिलाइज करना है तो यहां तक करो ना, किसने रोका है? तो फिर ये कैसे पे करो? कैश पे करो। कहाँ पे करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर पे करोगे। अब इसको कैसे करते हो मैं पता है, थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ 1 लाख, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1 लाख अब मैं क्या ले देती हूँ? सपोज तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी थी? 1,000 रुपीज। सपोज तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी थी? 1,000 रुपीज। तो बोलेंगे देखो आईटीसी कितना है? मैंने कहा इंस्टेड ऑफ 30,000 मेरे पास आईटीसी कितना है? 1,000 ही। मानने में क्या जा रहा है कि 1,000 की लाइबिलिटी आ रही है और 1,000 का ही आईटीसी है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इंस्टेड ऑफ 2 लाख, अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है? 2,000 रुपीज तो तुमको मुझे देने हैं। तो इसने बोला कोई बात नहीं, 2,000 है ना, तो पूरे 1,000 तो माइनस कर दो इधर से। मैं क्या करता हूँ, 1,000 कैश में पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या बोलेंगे? बोल सही रहे हो, लेकिन याद रखो 1,000 जो टैक्स का अमाउंट है ना, उससे तुम आईटीसी क्या कर सकते हो? यूटिलाइज सिर्फ उसके लिए कर सकते हो। बाकी का बचा हुआ जो तुम्हारा इंटरेस्ट का अमाउंट है, वो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कैश में ही पे करना पड़ेगा। मतलब तुम्हारे पास कितना ही आईटीसी इकट्ठा हो, कितना ही, इस केस में अगर मैं ऐसा बोलूं ना, इंस्टेड ऑफ 1,000 आईटीसी, चलो तुम्हारे पास 5,000 रुपए का आईटीसी, तुम बोलोगे कुछ नहीं पे करना गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, 1,000 का जो इंटरेस्ट है वो तो कैश में ही पे होगा। तो इसका क्या मतलब समझे तुम? इसका मतलब ये है कि जब भी आपको टैक्स पे करना है तो टैक्स के पेमेंट के लिए ही क्या यूटिलाइज होगा? आईटीसी। और अगर टैक्स नहीं है
इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो, चार्जेस हो, कुछ भी हो, आप उसके लिए आईटीसी कभी यूटिलाइज नहीं करोगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यही चीज कहाँ लिख के रखी है, यही चीज वो चीख चीख के यही समझा रहा है। कैश लेजर इन सब चीजों के लिए यूटिलाइज होता है, बट क्रेडिट लेजर यूटिलाइज होता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, और कहीं पे भी नहीं। और उसे यूटिलाइज करने के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं जो अभी पढ़ी नहीं। ठीक है, तो अब मैं एक क्रक्स लिखूं पहले। यहाँ पे अपन छोटा छोटा एक क्रक्स लिखना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, कैश लेजर, it gets debited when there is cash deposit. It gets credited when there is cash withdrawal. Cash ledger is used to pay tax, comma, penalty, comma, interest, comma, any other amount payable to government. Done? Electronic credit ledger. Electronic credit ledger. Ledger. The amount of tax paid during purchase is reflected in the form of input tax credit in this ledger. It get credited when ITC is added and debited when ITC is utilized. Amount of ITC accumulated can be used only for payment of tax. Amount of cash in cash ledger can be utilized for payment of tax, comma, penalty, comma, interest, comma, any other amount. लिख लो।
डन। चलो, अब क्या रेस्ट्रिक्शन कंडीशन है अभी तो नहीं पता, पर अपन आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे आएगी हम उसको समझते जाएंगे। ITC available in electronic ledger of a registered person on account of, ये क्या आ गया? ये फाइनली यूटिलाइजेशन का तरीका आ गया कि अगर आपके पास आईटीसी है तो आईटीसी कैसे यूज होगा। अगर आईजीएसटी है तो सबसे पहले वो आईजीएसटी के लिए यूटिलाइज होगा, ठीक है। देन सीजीएसटी है तो पहले सीजीएसटी के लिए यूटिलाइज होगा। एसजीएसटी है पहले एसजीएसटी के लिए यूटिलाइज होगा। अभी तुम्हें नहीं पता, मैं एग्जांपल से सब समझा दूंगी। फिर प्रोवाइडेड दैट करके कुछ लिखा हुआ है कि आईटीसी ऑफ स्टेट utilized towards the payment of IGST only where the balance of ITC on central is not available for payment of IGST। पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। यूनियन UTGST shall be first utilized for UTGST, और अगर कोई रिमेनिंग अमाउंट है तो आईजीएसटी के लिए, ठीक है। एंड आई जो भी टैक्स है यूटीजीएसटी का वो पहले कहाँ यूटिलाइज होगा, यूटीजीएसटी में, उसके अलावा बचा हुआ है तो आईजीएसटी के लिए यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, सीजीएसटी का अगर अमाउंट यूटिलाइज नहीं हो सकता है तो यहाँ पे यूटीजीएसटी का अमाउंट आईजीएसटी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। सेंट्रल टैक्स शेल नॉट बी यूटिलाइज फॉर स्टेट टैक्स एंड स्टेट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर सेंट्रल। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और ये कुछ भी समझ आया नहीं मेरे को कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कुछ भी समझ नहीं आया। इसके बिना आईटीसी का टॉपिक खत्म ही नहीं होगा, आएगा ही नहीं, आंसर ही नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस। अब इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी ऑफ आईटीसी। क्या लिखा है ये यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी के अंदर, समझते हैं। ये क्या बोलता है यूटिलाइजेशन में, ये बोलता है देखो, तुम बोल रहे हो ना आईटीसी अवेलेबल है तुम्हारे पास, पूरा ध्यान सिर्फ इधर रखना, कुछ और सोचना ही नहीं, करना ही नहीं, सिर्फ इधर देखेंगे तुम। मैम आईटीसी का यूटिलाइजेशन क्या बोलना चाह रहे हो, देखो, हम हैं, हाँ हम हैं, हम परचेस करते हैं, हाँ हाँ हम परचेस करते, तो ये रहो भैया जिसने क्या करके रखी, बहुत सारी परचेस की हुई है। और अब तो तुम इतना जानते हो कि वेन एवर यू डू, परचेस नहीं बोलते हम जीएसटी में, क्या बोलते हैं, इनवर्ड सप्लाई। परचेस अपने घर में आता है ना, तो इनवर्ड जो बाहर जाता है वो आउटवर्ड। तो जीएसटी में जब भी आप इनवर्ड सप्लाई करते हैं तो इनवर्ड सप्लाई पे आपको क्या पे करना होता है, टैक्स पे करना होता है। और यही टैक्स कैसे आता है तुम्हारे पास, आईटीसी की तरह अवेलेबल होता है। इतना तो आप समझ गए कि परचेस करते वक्त जो टैक्स पे किया उसी का क्रेडिट मिलता है। यहां तक तो कोई डाउट रहा नहीं। अब मैम आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो इनवर्ट सप्लाई है ना, अलग अलग तरह का होता है। कैसा मैम, या तो ये इंटरस्टेट सप्लाई होगा, या तो ये क्या होगा, इंटरस्टेट सप्लाई होगा। सही बोले तुम तो। या तो ये इंट्रा होगा या इंटर होगा। इंट्रा है तो मैम क्या पे करके आए, और इंटर है तो क्या पे करके आए। सही बात बोली ना। इंट्रा है तो ये पे किया होगा, इंटर है तो ये पे किया होगा, और इसमें लगा देती हूँ मैं, इनमें से कोई एक पे किया होगा। तो मैम जो पे करके आ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी क्या इकट्ठा होगा, ये पे किया है तो यही इकट्ठा होगा। इसका बॉक्स अलग बना होगा, इसका अलग से बॉक्स बना होगा, इसका बॉक्स अलग बना होगा, यही तो इकट्ठा हो रहा है। जो पे कर रहे हो वो आपकी गुल्लक में जाता जा रहा है, वही पिगी बैंक में आ गया। और आईजीएसटी पे किया है तो क्या आएगा, आईजीएसटी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या हो गया होगा। अब मैं लिख रही हूँ क्रेडिट, हर जगह यही क्रेडिट हुआ होगा क्या, यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब बोल रहा है देखो मैम, क्या, कि सपोज करो, फिगर्स ले रही हूँ अब मैं, ठीक है। सपोज करो मैम आपने 10 लाख रुपीस का इंट्रा स्टेट सप्लाई किया, सॉरी इनवर्ट सप्लाई लिया,
कितने का? 10 लाख रुपीज। और समझो 10 लाख का जो इनवर्ट सप्लाई लिया, इस पे मान लो ऐसा कि 5% सीजीएसटी है और 5% एसजीएसटी, तो 5% आप टैक्स पे करके है। तो आजकल 10 लाख का 5% कितना हो जाता है? तो मान लो मैम यहाँ पे ये 50,000 इकट्ठा हो गया आपका, सीजीएसटी 50,000 आपका इकट्ठा हो गया, सही बात बोली, 50-50 इकट्ठा हो गया। अब मान लो मैम इंटर स्टेट सप्लाई आपने लिया, अभी मैं इक्वली ले रही हूँ, इंटर स्टेट सप्लाई भी आपने क्या लिया? 10 लाख रुपीज का ही लिया, अच्छी बात। और मान लो इस पे भी कितना है? 10%। आईजीएसटी क्या होगा? जब सीजीएसटी एसजीएसटी 5-5 है, तो आईजीएसटी हो गया तुम्हारा 10%। तो मैम यहाँ पे आईजीएसटी भी कितना इकट्ठा हुआ होगा? 1 लाख रुपीज। तो ये जो बंदा है, इसने जब देखा कि इसके पास आईटीसी कितना अवेलेबल है, तो ये बोले इसके पास आईजीएसटी के नाम पे कितना अवेलेबल हो गया? 1 लाख। सीजीएसटी कितना अवेलेबल है भाई के पास? 50,000। एसजीएसटी कितना अवेलेबल है भाई के पास? 50,000। अब समझ में आया? अलग हो सकता है अमाउंट। अभी तो मैंने ऐसा माना है कि दिस इज इक्वल, जबकि तुम भी जानते हो ऐसा इक्वल नहीं होता है। इतना एकदम ऐसा इक्वल कुछ नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा कि दोनों का एकदम रेट भी सेम हो जाए। अरे इंटर स्टेट में किसी और रेट के प्रोडक्ट खरीद सकते हो, इंटर स्टेट में कोई और रेट के प्रोडक्ट खरीद सकते हो, तो आएगा ना, डिफरेंस आना चालू होगा ना। ठीक है, चलो। अब मैम सपोज करो, क्या सपोज करें? सपोज करो अब आपने आउटवर्ड सप्लाई किया, ठीक है, कर लिया आउटवर्ड सप्लाई। कितने का करवा दें आउटवर्ड सप्लाई? तो ऐसा मान लेते हैं मैम, सपोज करो आपने आउटवर्ड सप्लाई किया 8 लाख रुपीज का, कम करवा रहे जानबूझ के, ठीक है। तो सपोज आपने आउटवर्ड सप्लाई किया 8 लाख रुपीज का, और ये आउटवर्ड सप्लाई पे भी 10% ही जीएसटी लगता है। मैं भी जानबूझ के सब सेम रख रही हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। तो सपोज मैम यू हैव डन आउटवर्ड सप्लाई, विजेता वीडियो ऑन रखो, और आउटवर्ड सप्लाई पे आप 10% का जीएसटी पे कर रहे हैं। कितने का पे कर रहे हैं जीएसटी? 10% का जीएसटी पे कर रहे हैं। तो मैम ये कितना हो जाता है? ये हो गया आपको 80,000 मैम जीएसटी पे करना है, ठीक है। अब मैम पता है क्या क्या, यहाँ पे भी तो देखो, आपने ये क्या माना? इंट्रा माना कि इंटर माना? उसके हिसाब से भी तो पेबल आएगा। जैसे आप इनवर्ट सप्लाई ले रहे हो तब भी इंटर इंट्रा कर रहे हो, तो आउटवर्ड सप्लाई में भी तो इंटर और इंट्रा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो जिसमें इंटर इंट्रा दोनों हो सकता है, तो मान लो एक हमने ले लिया केस ए, कि सपोज मैम ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, और दूसरा ले लिया हमने कि ये क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। तो एक बार मैं इंटरा मान ली हूँ, एक बार मैं मान रही हूँ इंटर। तो चलो सबसे पहले लेते हैं ये इंट्रा पे। तो कितना पे करना है? सीजीएसटी हो जाएगा इसके हिसाब से 40,000, ये 5-5% रहेगा ना। और एसजीएसटी हो जाएगा क्या? 40,000, इतना पे करना है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब पेबल कितना है तुम्हारा? 40,000। पर तुम्हारे पास आईटीसी अवेलेबल है? हाँ है मैम, आईटीसी अवेलेबल है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी पेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मुझे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब सोचते हैं मैम। एक रूल तो हमको समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का, कैसे निकालते हैं? यू हैव टू चेक योर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको आईटीसी, है कि नहीं? और फिर आपका आएगा इनपुट टैक्स लाइबिलिटी। आई एम गोइंग अल्ट्रा स्लो फॉर दिस टॉपिक, ठीक है। इतना आ गया। अब मैम आईटीसी को यूज करने का आपको बताया गया है, अब यहाँ पे कंडीशन, वो कंडीशन हम लगाना चालू करते हैं। आपको ये पता है कि आपको पे करना है कितना? 80,000। आपके पास कुछ तो होगा आईटीसी, उसके बाद ही जो बैलेंस अमाउंट है वही बैलेंस अमाउंट तो आप कैश में पे करोगे, ठीक है। वही बैलेंस अमाउंट क्या करोगे आप? टैक्स पे करोगे कैश में। टैक्स लाइबिलिटी उतनी आएगी आपकी।
ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो भाई मैम, सीधी बात है, 80,000 पे करना है, तो ये मेरा लिख गया मैंने पेबल 80,000। आईजीएसटी है हमारे पास, हाँ वो कितना था हमारे पास, 1 लाख रुपीज आईटीसी है इसका। सीजीएसटी है, हाँ जी सीजीएसटी कितना है, उसका भी आईटीसी है हमारे पास, कितना था 50,000। एसजीएसटी है, हाँ भाई एसजीएसटी भी कितना है, 50,000 है। अभी मैंने यहाँ पे क्या मान लिया इसको, यहाँ मान लिया ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो सीजीएसटी भी कितना पे करना है, 40, और एसजीएसटी भी कितना पे करना है, 40,000। क्वेश्चन यहाँ तक ओके हो गया। अब सबसे पहले मैम, पहली कंडीशन इन्होंने बोली है, अगर आपका पेबल क्या आता है, अगर आपका आईजीएसटी पेबल आता है, तो आईजीएसटी पेबल को सबसे पहले आप किससे सेट ऑफ करेंगे, आईजीएसटी के आईटीसी से ही करेंगे। तो मतलब पहले अपने घर वालों को देख लो, फिर कहीं और किसी की मदद करने जाना। तो आईजीएसटी पहले देखेगा, कुछ आईजीएसटी का पेबल है क्या, तो ये बोल रहे हैं अरे नहीं आ रहा, यहाँ नहीं है, बट पहला रूल क्या है, आईजीएसटी पेबल है तो पहले आईजीएसटी के आईटीसी के साथ यू हैव टू मेक द एडजस्टमेंट। इफ आईजीएसटी इज पेबल, आईजीएसटी का आईटीसी ही पहले यूज होगा, मतलब अपने घर वालों को ये पहले देखेंगे। अंडरस्टूड फर्स्ट थिंग। सेकेंड, फिर चेक करो क्या सीजीएसटी पेबल है, तो वो बोल रहा है अगर सीजीएसटी पेबल है तो पहले किसको देखो, सीजीएसटी को। मैं पहला ही रूल ही बता रहा हूँ, पहला रूल क्या है, अपने घर वालों को देखो। आईजीएसटी पेबल है, आईजीएसटी को देखो। सीजीएसटी पेबल है तो सीजीएसटी को देखो। एसजीएसटी पेबल है तो किसको देखोगे, एसजीएसटी को देखोगे। ये तब की बात कर रही हूँ, अभी मैं ये बात नहीं कर रही, हो सकता है सारे एक साथ पेबल हो, आईजीएसटी भी हो, सीजीएसटी भी हो, एसजीएसटी भी हो, सब पेबल हो सकता है। मेरे केस में भी क्या है, सीजीएसटी पेबल है, तो मेरे केस में पता है किसका रोल खत्म हो गया अभी के लिए, अभी के लिए तो इसका रोल है ही नहीं, अभी काम नहीं है इसका। पर क्या मैम ऐसा इसको हटा सकती हूँ, नहीं आप इसको हटा नहीं सकते, बट पेबल तो नहीं है ना अभी यूज करने की, मेरे को अभी इसको यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। क्यों, क्योंकि देखो इसने बोला क्या सीजीएसटी पेबल है, मैंने कहा हाँ। मैं सबसे पहले देखूंगी क्या सीजीएसटी का आईटीसी है मेरे पास। सीजीएसटी पेबल है तो सबसे पहले अपने वालों का ही घर का दरवाजा खटखटाया जाता है कि मदद कर दो। तो सीजीएसटी पेबल है तो सीजीएसटी का ही आईटीसी चेक करोगे। अब बाय चांस यहाँ क्या हुआ, पेबल है 40,000, आईटीसी ज्यादा है, तो आपको अभी क्या कुछ भी कैश लेजर में पे करना पड़ रहा है, बिकॉज यू हैव फुल आईटीसी, ज्यादा है 10,000, अभी क्या हो गया, बल्कि यहाँ 40,000 का माइनस होने के बाद भी अभी भी 10,000 आईटीसी बैलेंस बच गया। आइए बात समझ में। दूसरा, एसजीएसटी पेबल है, हाँ मैम 40,000 पेबल है, तो पहले एसजीएसटी किसको ढूंढेगा, एसजीएसटी को। क्या एसजीएसटी का आईटीसी है, हाँ जी एसजीएसटी का आईटीसी है। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, पेबल तो कितना है 40,000, पर आईटीसी कितना है इनके पास 50,000। तब भी क्या होगा, 40,000 में से आईटीसी 40,000 माइनस कर दोगे तो कैश में तो तुमको कुछ भी पे नहीं करना, उल्टा यहाँ पे और अभी भी क्या बच गया तुम्हारे पास, 10,000 आईटीसी बच गया। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये पहला केस है। तो मेरा पहला रूल क्या है, अगर आपको आईजीएसटी पेबल है तो आईजीएसटी, सीजीएसटी पेबल है सर्च फॉर सीजीएसटी, एसजीएसटी पेबल है सर्च फॉर एसजीएसटी। क्या पहला रूल सिर्फ समझ में आया कि जो पेबल है संजीव जी पहले उसको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अंडरस्टूड। अब दूसरा, क्रिटिकल कर रहे हैं इसको। मैम क्या हो सकता है, आईजीएसटी भी पेबल हो सकता है, सीजीएसटी भी पेबल हो सकता है और एसजीएसटी भी पेबल हो सकता है, तीनों एक साथ पेबल भी हो सकते हैं और होंगे ही। जरूरी तुम इंट्रा इंट्रा कर रहे हो, इंटर इंट्रा सारे सप्लाई करते हो, सारा परचेस करते हो, वो भी हो सकता है। तो पहला अगर समझ में आया तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये मैंने नॉर्मल केस लिया, ठीक है। अभी इसको अब एलिवेट कर रही हूँ, ये हो गया मेरा केस 1। अब आती हूँ मैं केस 2 के ऊपर। अब मैम पता है पेबल कितना है, अभी भी मानती हूँ कि मैं सीजीएसटी एसजीएसटी ही पे करना चाहती हूँ, अभी भी मैं इंट्रा नहीं लेके आ रही, जानबूझ के नहीं ले रही। अब मैं बोल रही हूँ कि 50,000 ही पे करना है।
कितना पे करना है? 50,000। और आईटीसी कितना है हमारे पास? 50,000। आईटीसी भी मेरे पास 50,000 है ना, मेरे केस में नॉर्मल केस ही देखो, अभी अभी कुछ चेंज नहीं किया। तो मैम अब पेबल इतना है, और आईटीसी तो आप शुरू से बता रहे हो कि इनके पास आईजीएसटी का आईटीसी है 1 लाख रुपीज, सीजीएसटी और एसजीएसटी का आईटीसी है 50,000 50,000। क्या अभी भी कैश लेजर में कुछ पे करना पड़ेगा तुमको? कुछ भी नहीं। क्यों? सीजीएसटी बोलेगा सीजीएसटी का आईटीसी है, बिल्कुल है, पूरा पूरा सेट ऑफ हो गया। एसजीएसटी बोलेगा एसजीएसटी का आईटीसी है, पूरा पूरा सेट ऑफ हो गया है। मैम अब इसका क्या करें? ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा, इसको कुछ नहीं करना, अभी कैरी फॉरवर्ड। अब थर्ड पे, अब मैम सीजीएसटी कितना पे करेंगे? ऑब्वियसली तुम भी जानते हो, अब मैं क्या करवाऊंगी? ज्यादा। अब मैं क्या करवाऊंगी? इसको भी ज्यादा पे करवाऊंगी। अब प्रॉब्लम क्या है? अब समझो। आईटीसी यहाँ पे आईजीएसटी का 1 लाख, सीजीएसटी का 50,000, एसजीएसटी का 50,000। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम ये है, पहले तो मैं 60,000 के सीजीएसटी को, जो आईटीसी है सीजीएसटी का, उससे सेट ऑफ कर लेती हूँ, तो 50,000 तो पूरा ही सेट ऑफ हो गया। अभी भी पेबल कितना आ रहा है? ध्यान से देखना इसको। 10,000 अभी भी पे करना है। तो क्या मैं कैश लेजर से पे कर दूं? नहीं। अब रूल नंबर 2, मैम यहाँ पे एसजीएसटी कितना पे करना था? 60,000। आईटीसी कितना है? 50,000। इसमें भी पेबल आ गया? अरे हाँ यार, इसमें भी पेबल आ गया। अब आम जिंदगी, चलो कैश लेजर में पे कर दे, ऐसा नहीं है। तुम ध्यान से देखो, भले ही तुम्हारा सीजीएसटी एग्जॉस्ट हो गया, एसजीएसटी एग्जॉस्ट हो गया, लेकिन आईजीएसटी किसका मिक्स है? सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी। तो बोलते हैं रूल नंबर 2, पहले तो आईजीएसटी का पेबल आईजीएसटी से क्लैरिफाई करो, सीजीएसटी का सीजीएसटी से करो, एसजीएसटी का एसजीएसटी से करो। इसके बाद भी अगर सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना बच जाए, इसके बाद भी अगर सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना बच जाए, तो किस पे मूव करना? आईजीएसटी से पूछना। थोड़ी हेल्प कर रहे हो क्या? समझ रहे हो? इतनी बात समझ में आई? अभी मैं धीरे धीरे केसेस बढ़ाऊंगी, बट अभी क्या है, सिर्फ सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना है, तो सीजीएसटी का अपने आप में देख लो, हो गया। अभी भी बच रहा है, तो अब किसके पास जाओगे? अब जाओगे तुम किससे बात करने के लिए? आईजीएसटी से। आईजीएसटी हेल्प कर रहा है क्या? तो बिल्कुल करेगा वो। तो आईजीएसटी किसको पहले हेल्प करेगा? पहले हेल्प करता है सीजीएसटी को। 10,000 इसको दे दिए, अब बचा इसके पास कितना? 90,000। 10,000 इसको दे दिए, अब बेचारे के पास कितना बचा? 80,000। अभी भी कैश लेजर में कुछ पे करना पड़ा क्या? ना, कुछ नहीं। ठीक है, बट अब मेरी बात सुनिए। अगर ऐसा होता कि सपोज करो सीजीएसटी का भी बैलेंस बचा है, ठीक है, और एसजीएसटी का बैलेंस खत्म हो गया, सीजीएसटी कभी भी एसजीएसटी से हेल्प नहीं मांग सकता, और एसजीएसटी कभी भी सीजीएसटी से हेल्प नहीं मांग सकता, क्योंकि स्टेट कभी सेंट्रल का सेट ऑफ नहीं कर सकती, और सेंट्रल कभी स्टेट का सेट ऑफ नहीं कर सकता। तो ये लोग हेल्प मांगने किसके पास जा सकते हैं? सिर्फ आईजीएसटी के पास। और आईजीएसटी इससे भी हेल्प ले सकता है, इससे भी ले सकता है, बट आपस में ये दोनों कभी भी कोई हेल्प नहीं लेंगे, भले ही आईटीसी इनका पड़ा की पड़ा रह जाए, लेकिन आपस में सेट ऑफ नहीं होते। अभी मैंने क्या बोला? अब मेरी बातों को रूल में समझने की कोशिश करना। पहला रूल, आईजीएसटी विल बी सेट ऑफ फर्स्ट विद द आईजीएसटी, सीजीएसटी विद द सीजीएसटी, एसजीएसटी विद द एसजीएसटी। मैम अभी भी बैलेंस बच गया, क्या बच गया? अभी भी बैलेंस बच गया, तो कोई बात नहीं, कोई पेबल नहीं है, कैरी फॉरवर्ड कर दो। सेकेंड, मैम सब कुछ करने के बाद अभी भी सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल आ रहा है, तो क्या करें? तो जाके आईजीएसटी से बात करो, तुम हेल्प कर रहे क्या? इतनी बात आ गई। मैम क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते? कभी नहीं, कभी सेट ऑफ नहीं होगा। अंडरस्टूड दिस? अब आईटीसी से ऐसी बात करते, सारी चीजें किस पे जाते हैं अपन? आईजीएसटी से भी समझते। अब मैं अब जानबूझ के क्या मान रही हूँ? अभी के लिए मैं मान रही हूँ कि अब हम ये नहीं कर रहे, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। तो अब मेरा केस नंबर हो गया 4।
अब मैं मानती हूँ मुझे सिर्फ आईजीएसटी पे करना है। ठीक है, अभी के लिए मेरे जिंदगी में क्या नहीं है, सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं है, तो ठीक है मैम। अब हम मानते हैं कि इंटर स्टेट सप्लाई ही हुआ है। अब कितना करना है? 1 लाख पे करना है। ठीक है, 1 लाख क्या करना है, पे करना है। इतनी बात ओके हो गई। अब मैम यहाँ पे आईजीएसटी का आईटीसी आपके पास कितना था? 1 लाख ही था। सीजीएसटी का कितना था? 50,000 था। एसजीएसटी का कितना था? 50,000 था। ठीक है, तो अब मैम क्या करेंगे, टेबल उठाएंगे। आईजीएसटी का 1 लाख पहले किसके घर में जाएगा? ये पहले खुद के घर में देखेगा, कोई हेल्प करने वाला है क्या? आईटीसी से, आईजीएसटी से पूछा, आईजीएसटी कितना आईटीसी है? बोला 1 लाख है। उसने पूछा पेबल कितना है? बोले अरे 1 लाख है। तो बस यहाँ पे आईटीसी कितना गया, आईजीएसटी का फुल फ्लैज 1 लाख चला गया। क्या अभी भी कुछ कैश लेजर से पे करना पड़ा? नहीं। बट कैरी फॉरवर्ड क्या होंगे? अब ये दोनों कैरी फॉरवर्ड हो गए बेचारे। इज दैट ओके? अब नेक्स्ट पे जाते हैं, फिफ्थ वाले केस पे। अब फिफ्थ वाले केस में ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट आईजीएसटी ही पे करना है। लेकिन अब सपोज कर लेते हैं 1,20,000 पे कर। अब बात बढ़ गई आगे, मतलब अब मेरे पास आईटीसी उतना है नहीं। तो मेरा आईटीसी कितना था पहले आईजीएसटी का? 1 लाख। सीजीएसटी का 50,000। एसजीएसटी का 50,000। ठीक है, फिर इससे पूछा टैक्स पे करना है 1,20,000। इसने बोला आईजीएसटी का आईटीसी है 1 लाख रुपीज। अभी भी पेबल बेचारे के पास आ रहा है कितना, 20,000। अब क्या करे, कैश में पे कर दें? कैश में नहीं होगा। अब ये किससे हेल्प मांगेगा? मैंने ऊपर बोला था ना, आईजीएसटी किसी से भी हेल्प मांगने जा सकता है, लेकिन ये सबसे पहले जाता है हमेशा सीजीएसटी के पास। ये एग्जाम के हिसाब से बता रही, एग्जाम में ऐसे ही करना, पहले सीजीएसटी से हेल्प लेना और फिर एसजीएसटी के पास जाना। तो ये बोला किसके पास गया, सीजीएसटी के पास गया। है क्या तुम्हारे पास कुछ हेल्प करने के लिए? बोला देखो भैया सिर्फ 50,000 रुपीज है, हेल्प करने के लिए चाहिए क्या? बोले बस काम हो गया। इसने किससे ले लिया? सीजीएसटी। कितना यूटिलाइज कर लिया? 20,000। क्या यहाँ पे अब कैश में कुछ पेबल होगा? ना, खत्म। ये फिनिश हो गया। ये कितना बचेगा? 30,000 कैरी फॉरवर्ड होगा, ये पूरा 50,000 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। अंडरस्टूड? तो पहले आप किसी, ऐसे तो आप किसी भी ऑर्डर में यूटिलाइज कर सकते हो, बट एग्जाम के लिए कुछ तो यूनिफॉर्मिटी चाहिए ना अपने को। अपन क्या करेंगे, कहीं पे तो ना कर सकते। तो हमने पहले सीजीएसटी से हेल्प मांगी। पूरी सीजीएसटी की हेल्प खत्म हो जाएगी तो एसजीएसटी के पास जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा केस और आगे बढ़ाए। थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा ले लेती हूँ मैं। क्या अमाउंट ले? अब सपोज करो मुझे आईजीएसटी कितना पे करना है, 2 लाख। ठीक है, तो क्या करूंगी, पहले 2 लाख के आईजीएसटी के लिए मैं आईटीसी किसका यूटिलाइज करूं, आईजीएसटी का 1 लाख, वही था हमारे पास। अभी भी मैम 1 लाख पेबल आ रहा है। पहले हम किससे हेल्प लेते हैं, सीजीएसटी। तो सीजीएसटी का पूरा 50,000 ले लो। अभी भी पेबल आ रहा है मैम। तो अब एक काम करो ना, एसजीएसटी से भी हेल्प ले लो, उसका भी 50,000 यूटिलाइज कर लो। अभी भी कैश में कुछ पे करना पड़ा क्या? नहीं। बट अब किसी का भी आईटीसी बचा रह गया क्या इसमें? किसी का भी बचा नहीं। अब सब हो गए फिनिश। यहाँ तक ओके हो गया। तो रूल क्या है, पहले आपस में लड़ लो, जो करना है कर लो। फिर बचा कुछ है तो या तो सीजीएसटी से ले लो या एसजीएसटी से ले लो। सेम वे में सीजीएसटी एसजीएसटी भी किससे ले सकता है, आईजीएसटी से। पर आपस में कभी हेल्प नहीं लेते। अंडरस्टूड? लास्ट, सेवेंथ। अब कितना पे करना है मैम? अब पे करवा लेते हैं 2.5 लाख रुपए। तो अब तुम भी जानते हो मैं बार बार नहीं लिख रही। हमको 2,50,000 पे करना है। आईजीएसटी से 1 लाख रुपीज मिल जाएगा। सीजीएसटी से कितना मिल जाएगा, 50,000 आईटीसी। एसजीएसटी से कितना मिल जाएगा, 50,000। मैम अभी भी 50,000 पे करना है। अब फाइनली किससे पे करोगे, कैश लेजर। अंडरस्टूड? तो पहले सारा की सारा आईटीसी यूटिलाइज करो, और यूटिलाइज करने के बाद ही तुम्हें कुछ करना होगा।
अब ये तो थी आम जिंदगी जिसमें सिर्फ या तो आईजीएसटी था या फिर सीजीएसटी था। जिंदगी में और कुछ तो था नहीं तुम्हारे। पर ऐसी जिंदगी तुम्हारे पास एग्जाम में तो नहीं आएगी। तो अब क्या करते हैं, अपन दोनों को लेके देखते हैं। ठीक है, चलो। अब एक रेंडमली मैं लिख रही हूं। मैंने आउटवर्ड सप्लाई किया। ठीक है, इंटर स्टेट कितना कर लिया? इंटर स्टेट 10 लाख रुपीस का सप्लाई कर लिया, जिसपे मान लेते हैं 18% जीएसटी लगता है। ठीक है, 18%। इंट्रा स्टेट भी ले ही लेते हैं। ये किया, सपोज करो इसको भी अभी 10 लाख रख लेती हूँ, पर इस पे लगता है 10% जीएसटी। सपोज कर लो आईटीसी है ऑलरेडी अवेलेबल है। आईजीएसटी का अभी के लिए ले लेते, 2 लाख अवेलेबल है हमारे पास। ऐसे ही रेंडमली ले रही हूँ, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या निकल के आएगा। ठीक है, सीजीएसटी ले लेते हैं, कितना अवेलेबल मान लेते हैं अपन, सीजीएसटी 80,000 है। ये भी 80,000, जबकि ये दोनों भी आपस में अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि यूटिलाइज हो चुके होंगे ना, कभी कम कभी ज्यादा, भी तो देखते आ रहे हो, चेंज हो सकता है अमाउंट। अब मुझे फिर से वही क्वेश्चन पूछना है। अमाउंट टू बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। एक ट्राई तुम्हारा, फिर एक ट्राई मेरा। तुम देखो कि तुम कुछ समझ पाए क्या। 5 मिनट दे रही हूँ, तुम कैलकुलेशन कर लो। मैम इंटरेस्ट रेट जो 10% है वो कंबाइंड है या फिर 5-5%? ऑटोमेटिक 5-5 हो जाता है। फाइव फाइव हाफ फाइव। ही रहता है।
हो जाए तो बताओ। यस मैम। हो गया। चलो देखते हैं भैया अपन ने क्या ही समझा है। सबसे पहले मैम पेबल कितना है, तो मैम आईजीएसटी पेबल कितना आना चाहिए? 1,80,000। ठीक है, और CGST SGST 50,000 50,000। यहाँ तक तो ओके हो गया। इसमें तो गलती कर दी तो भैया बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो मैम अब सबसे पहले हम एक बार इसके अकॉर्डिंग, सबसे पहले हमेशा आपको आईजीएसटी ही देखना है। जब सब कुछ आता है ना तो आपको क्या देखना है? आईजीएसटी। तो मैम आईजीएसटी पेबल है 1,80,000, बट हमारे पास आईजीएसटी का आईटीसी भी अवेलेबल है। आईजीएसटी का जब पेमेंट आता है तो पहले सबसे बड़ा कौन? आईजीएसटी। इज्जत किसको दोगे? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी पूछेगा, आईजीएसटी का आईटीसी है? हाँ है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ आफ्टर एडजस्टमेंट। कितना बचा अब? 2 लाख रुपीज था, 1,80,000, मतलब ये तो पूरा की पूरा आईजीएसटी खत्म हो गया। लेकिन आईटीसी बच रहा है ना अभी भी। कितना बच रहा है? 20,000। क्या सबका अब तक यही हुआ? पहला। फिर सीजीएसटी ने बात की किससे? सीजीएसटी वाले से। सीजीएसटी वाले से बात की, क्या पता चला? है, अवेलेबल है, और इसका एक्चुअल में आफ्टर एडजस्टमेंट 30,000 आईटीसी बच गया। और सेम क्या हो गया? सीजीएसटी का भी कितना बच गया? 30,000। क्या सबका ही हो गया? अब मैं टैक्स का अमाउंट बढ़ा दूं। अब मैं बोल रही हूँ आईजीएसटी पे करना है आपको कितना? 2,50,000। मैं अब रैंडम फिगर ले रही हूँ, लेकिन आईटीसी इतना ही है जितना था ना तुम्हारे पास। अब इस पे ही सॉल्व करो। आईटीसी इतना ही आपके पास है, लेकिन अब आईजीएसटी इतना पे करना है आपको। कितना? 2,50,000। एंड सीजीएसटी आपको पे करना है कितना? सीजीएसटी पे करवा देती हूँ अभी के लिए 70,000। और सेम एसजीएसटी पे करवा देते हैं कितना? 70,000। चलो करो, अब इसको सॉल्व करके बताओ। हो गया मैम। डन एवरीवन? यस। चलो अब देखते हैं इसका क्या निकलेगा। तो मैं इसको ले लेती हूँ। ये हो गया मेरा क्या? 2,50,000 मुझे पे करना है। इसको मैं लेके जाती हूँ। तो ये मेरा पेबल है, और मेरे पास आईटीसी कितने रुपए का था? तो ये रहा मेरा पूरा आईटीसी जो मेरे पास अवेलेबल है। चलो तो सबसे पहले मैम आईजीएसटी है तो आईजीएसटी की ही बात होगी। आईजीएसटी मैम पे कितना करना है? पे करना है 2,50,000। आपके पास इसका आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा, पूरा की पूरा समर्पित हो गया। ये किसको मिल गया? ओवरऑल इट हैज गॉन टू आईजीएसटी पेबल। मतलब अभी भी आईजीएसटी पेमेंट बच रहा है। कितने का? 50,000 रुपीज का आईजीएसटी पेबल है। पहला हो गया। मैम क्या आईजीएसटी का आईटीसी अब आपके पास है? नो, अब कुछ नहीं बचा। पहले अब सीजीएसटी अपना देखेगा कि आईजीएसटी का देखने जाएगा? पहले अपना। सीजीएसटी पहले अपना करेगा कि मैं देख लूं कि मेरे को क्या करना है। तो पहले सीजीएसटी ने देखा इसको कितना पे करना है? 70,000। इसने पूछा सीजीएसटी अवेलेबल हो? अरे बिल्कुल अवेलेबल है, तुम्हें पे करना है 70,000।
और हमारे पास तो 80,000 का आईटीसी है, तो यहाँ पे पेबल तो कुछ नहीं बचा, बट आईटीसी बच गया 10,000। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? देन सेम मैम किसके साथ हुआ? एसजीएसटी ने बोला पहले मैं अपना अपना निपटा लूं, अपना अपना देख लूं। 70,000 पेबल था, आईटीसी भी मिल गया 70,000 एसजीएसटी का। यहाँ कुछ नहीं है, बट यहाँ पे 10,000 का क्या बच गया आईटीसी। अब क्या ऐसे ही छोड़ दे? नहीं, नहीं हम लेटेस्ट। अपना अपना निपटाने के बाद आईटीसी पता है क्या बोलेगा? आईजीएसटी, आईजीएसटी देखेगा पहले अपने घर में कुछ नहीं बचा, फिर देखेगा इन लोगों का निपट गया क्या, सब कुछ हो गया, इनके पास अभी कुछ एक्स्ट्रा बचा है क्या? एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है। अब ये एक्स्ट्रा किसके लिए यूटिलाइज होगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी। तो अब ये जो आईजीएसटी है, अभी भी पेबल कितना आ रहा था? 50,000। सीजीएसटी का भी यूटिलाइज कर लो, एसजीएसटी का भी यूटिलाइज कर लो। अब फाइनली इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कितना पे करोगे? 30,000। 30,000। Understood? So this is the condition and the restriction for the utilization of your ITC. इस कंडीशन के हिसाब से ही ये यूटिलाइज होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो इसीलिए इसको क्या लगाया, 1 घंटा। क्यों लगाया? इसलिए नहीं कि इसको कुछ वाहवाही करने की जरूरत थी, पर ये तो आईटीसी में आएगा ही आएगा। इसके बिना कैसे निकालोगे कि कैश लेजर से पेमेंट कितना होता है? इसके बिना आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? अब ये जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं, ये बार बार एग्जाम टाइम पे जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो रूल याद है, बट ये रूल समझने के लिए इतने एग्जाम्पल की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, चलो अब अगर हम वो समझने की कोशिश करें ये इतना सारा क्या बोल रहे थे, तो यहाँ पे देखो, अगर सपोज करो, मान लो कि ये सब है ना यूटिलाइज होने के बाद भी, ठीक है, एक लास्ट केस दे रही हूँ मैं, ठीक है, सेम टैक्स तुमको वही पे करना है। टैक्स पेमेंट कितना है? ये सेम, कोई चेंज नहीं है मेरे टैक्स पेमेंट में। ठीक है, तो लास्ट केस ये रहा मेरा टैक्स पेबल, बट अब आईटीसी चेंज कर रही हूँ मैं। ठीक है, आईटीसी कितना है मैम? आईटीसी आपका आईजीएसटी का तो 2 लाख रुपीज ही है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ये 1 लाख है। नहीं रुको, थोड़ा सा रुको। 3 लाख। लो अब करो। इंसान हो गया मैम। हो गया मैम। एवरीवन डन? चलो अब ये लास्ट केस है, देख लेते हैं इसमें क्या है। सिंपल सी चीज है, मैंने इसके सबके ये अलग कर दिए। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको सेम मिलेगा, अलग अलग मिलेंगे। तो हम सबसे पहले आईजीएसटी को ले लेते हैं।
अब मैम क्योंकि इन्हें 2,50,000 पे करना है, बट इनके पास आईटीसी तो ज्यादा ही है 2,50,000, तो आईजीएसटी पेबल तो कुछ बना ही नहीं, है ना। बट यहाँ पे कितना आईटीसी अभी भी बैलेंस बच जाएगा, 50,000 विल बी बैलेंस। अब सीजीएसटी आया, सीजीएसटी देखने आया, 70,000 है उसके पास पे करने को, बट बेचारे के पास सीजीएसटी का बैलेंस कितना है, 30,000। बचा कितना, 40। सिमिलर एसजीएसटी भी अपना अपना पहले कर ले, तो कर लेने देते हैं 70,000। इसके पास आईटीसी माइनस हो जाएगा 40,000, बट स्टिल पेबल कितना है, 30,000। अब क्या करें, किसका पहले ले किसका बाद में ले, क्या करें। हमारे पास इसका आईटीसी है हमारे पास, लेकिन ये दो पेबल है। पेबल क्या है, 40,000 सीजीएसटी पेबल, 30,000 इज योर एसजीएसटी पेबल। अब थोड़ी सी जिंदगी में चेंजेस आ गए। अब क्या होगा, पहले वही करेंगे हम, पहले सीजीएसटी को ही जानबूझ के प्रायोरिटी दे रहे फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। नहीं तो चाहो तो रूल ये है कि दोनों में से जिसको जैसा यूटिलाइज करना है वैसा कर लो, जो प्रोपोर्शन है। पर हम अभी के लिए तो ये माने कि पहले सीजीएसटी दौड़ दौड़ के गया, है क्या कुछ, उसने बोला बिल्कुल है, तो तुमको पूरा की पूरा सीजीएसटी तो माफी हो गया। 10,000 का अभी भी आईटीसी किसका बचा, आईजीएसटी का, वो किस पे यूटिलाइज होगा, एसजीएसटी पे। अब एसजीएसटी पे यूटिलाइज होने के बाद फिर भी कैश से कितना पे करना पड़ेगा, एसजीएसटी 20,000 तुमको पे करना पड़ेगा। कभी ऐसा हो जाता, समझो बाय चांस उल्टा हो जाता, इसका अगर बैलेंस बच जाता, तो क्या एसजीएसटी इसको बोल पाता कि मुझे दे दे। एसजीएसटी कभी भी सीजीएसटी यूज नहीं कर सकता, और सीजीएसटी कभी भी एसजीएसटी के आईटीसी को यूज नहीं कर सकता, भले ही वो कैरी फॉरवर्ड ही क्यों ना हो जाए। अंडरस्टूड, डन। सो नाउ विद दिस एग्जाम्पल वी हैव डन। कि पता नहीं क्या 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 लिखा था ना, अब धीरे धीरे तुम समझ, मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ऑब्वियसली मेरी रीडिंग तुम्हारे दिमाग तक नहीं जाएगी, बट कैसे पढ़ना चाहिए पता है, ऐसे टुकड़े टुकड़े करके। अब मैं तुमको रीडिंग का एक नॉर्मल तरीका बता रही हूँ, इंटीग्रेटेड टेक्स्ट, तो जिससे पहले दिमाग में समझ में आया आईजीएसटी। आईजीएसटी को पहले क्या करना है, यूटिलाइज करना है। किस चीज के लिए यूटिलाइज करना है, आईजीएसटी के लिए ही। तो इतना समझ में आया मेरे को कि आईजीएसटी टू बी यूटिलाइज फर्स्ट टूवर्ड्स आईजीएसटी, आईजीएसटी आईजीएसटी कर लो, ये बोलना चाह रहा। लेकिन अगर कोई अमाउंट बच जाता है तो उसको किसके लिए यूटिलाइज करो, इन दोनों के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो वही तो किया, अगर इसमें कुछ रिमेनिंग बचता है तो आप चाहो तो इसके लिए यूटिलाइज कर लो, आप चाहो तो इसके लिए यूटिलाइज कर लो। और हमने एक यूनिफॉर्म तरीका ले लिया कि हम तो पहले सीजीएसटी को देख लेंगे। हाँ, अगर एग्जाम में कोई प्रोपोर्शन दे दे तो फिर उस प्रोपोर्शन में यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रूल जो हमने किया। फिर बोलते हैं सीजीएसटी को पहले किसके लिए यूटिलाइज करो, सीजीएसटी के लिए। वही तो लिखा है, सीजीएसटी शुड बी फर्स्ट यूटिलाइज टुवर्ड सीजीएसटी। लेकिन अगर मैम कोई बच जाता है अमाउंट, तो कहा ना सीजीएसटी कभी एसजीएसटी को कुछ नहीं देगा, तो अल्टीमेटली वो किसको देगा बचा कुछ अमाउंट, आईजीएसटी को। तो वही हो गया, सीजीएसटी को सीजीएसटी के लिए यूटिलाइज करो, और अगर कुछ रिमेनिंग बच जाता है तो आईजीएसटी के लिए यूटिलाइज करो। सिमिलरली एसजीएसटी को एसजीएसटी के लिए, और अगर अमाउंट कुछ बचता है तो आईजीएसटी के लिए यूटिलाइज कर लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, एसजीएसटी को एसजीएसटी के लिए, और अगर कुछ बच जाता है तो आईजीएसटी के लिए। डन। अब ये क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ एसजीएसटी shall be utilized toward IGST only where the balance of ITC of CGST is not available। अब वो खुद ही बोल रहा है, अगर आप आईजीएसटी के पास एसजीएसटी के पास तब पहुंचोगे जब सीजीएसटी पूरी तरह खत्म हो जाए। तो पहले तो आईजीएसटी आईजीएसटी को पूरा यूटिलाइज करे, फिर सीजीएसटी को पूरा यूटिलाइज करे, उसके बाद अगर कुछ बचता है तब जाके पहुंचना एसजीएसटी के पास की मदद कर रहे हो क्या, आईटीसी की आईजीएसटी की। जो हमने किया वही यहाँ पे रूल में लिखा हुआ है, हमको ये रूल नहीं रटना, हमको बस वो फ्लो समझना है कि पहले सीजीएसटी के पास दौड़ेंगे, उसके बाद लास्ट में एसजीएसटी के पास आएंगे। फिर
वही यूटीजीएसटी को यूटीजीएसटी के लिए यूटिलाइज करो, अगर अमाउंट रहता है तो आईजीएसटी के लिए यूटिलाइज करो, और यूटीजीएसटी के पास तभी आओगे जब पूरा की पूरा पहले सीजीएसटी खत्म कर चुके होगे। अंडरस्टूड? और कभी भी सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए यूटिलाइज नहीं होता, और एसजीएसटी कभी भी किसके लिए यूटिलाइज नहीं होता? सीजीएसटी के लिए यूटिलाइज नहीं होता है। डन? अब मैम अगर कुछ बैलेंस रह जाता है कैश लेजर में, क्रेडिट लेजर में, ये सब पे करने के बाद भी, तो क्या होगा? उस पे लगेगा सेक्शन 54। ये क्या है सेक्शन 54? चाहो तो रिफंड ले सकते हो, जो कब आएगा? जब तुम कहाँ होगे। ठीक है, तो अगर कुछ बच गया तो तुम आ जाओ सीए फाइनल में रिफंड लेने के लिए। ठीक है, डन। ऑल द लाइबिलिटी ऑफ टैक्सेबल पर्सन शेल बी रिकॉर्डेड एंड मेंटेन। मैम जो भी लाइबिलिटी होगी, अभी बोला ना, लोगों की लाइबिलिटी कहाँ रिकॉर्ड होती है? लाइबिलिटी रजिस्टर में, वही लिखा है। अब एवरी टैक्सेबल पर्सन, अब मैं तुमको एक वर्ड फोकस कराऊंगी लेकिन अभी सिर्फ पढ़ रही हूँ। जब भी टैक्सेबल पर्सन टैक्स डिस्चार्ज करेगा, मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आप टैक्स पे कर सकते हो। आईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से भी आप टैक्स पे कर सकते हो। पर तुम ये भी तो समझो, टैक्स इस करंट ईयर का हो सकता है, प्रीवियस ईयर का हो सकता है तुमने कुछ गलती की हो, तुमने सही तरह से टैक्स नहीं निकाला हो, और उन्होंने बताया कि नहीं टैक्स एक्चुअल में ये होगा। या तो गलती होगी या फ्रॉड किया होगा तुमने, कुछ तो हुआ होगा, या तो तुमसे गलती होगी और तुमसे गलती से टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ, या तुम फ्रॉड कर रहे थे इसलिए तुम टैक्स बता नहीं रहे थे। तो बोलते हैं कि टैक्स का यूटिलाइजेशन कैसे होगा? सबसे पहले तो पुराने पाप धोने पड़ेंगे। जो तुमने पुराना पे नहीं किया, पुराना ड्यू है, वो पे करो। फिर हम करंट ईयर का सेट ऑफ करेंगे कि अब जो बचा हुआ पैसा है वो करंट ईयर में आएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में जो तुमने या तो गलती की है, और या फिर 74 सेक्शन इज फॉर फ्रॉड। तो तुम्हारी डिमांड क्यों आई है? या तो गलती की है इसलिए हम बता रहे हैं कि ये गलतियां हुई है, देखो एक्चुअल टेक्स्ट तो ये है, या फिर फ्रॉड किया है तो हम बता रहे हैं देखो एक्चुअल टेक्स्ट तो ये है। और ये भी कहाँ पढ़ोगे? 73 74, जब तुम कहाँ होगे? सीए फाइनल, डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर। अंडरस्टूड? देन every registered person on common portal transfer amount of tax, interest, penalty, fees or any amount available in cash ledger टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर। ये फिर से वही दिया है कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी पैसा बच जाता है कैश लेजर में, तो तुम इनमें से किसी भी चीज के लिए उसको क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो या रिफंड ले सकते हो। मैं वापस यहाँ पे आती हूँ। अभी ना मेरे को थोड़ा सा ना कुछ गड़बड़ चालू हो रही है क्या? देखो सबसे पहले तुमने जब मेरे साथ स्टार्टिंग की यहाँ पे, कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे लिखा है एवरी टैक्सेबल पर्सन। चलो यहाँ तक बात समझ में आई, टैक्सेबल पर्सन। फिर यहाँ पे लिख रहे हो एवरी पर्सन, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख रहे हो अ रजिस्टर्ड पर्सन। हर कहीं पे टैक्सेबल पर्सन वर्ड यूज नहीं होता, हर कहीं पे पर्सन यूज नहीं होता, और हर कहीं पे रजिस्टर्ड पर्सन भी यूटिलाइज नहीं होता है। मुझे इसको ढंग से समझना पड़ेगा, ये क्या ही लिखा है इन्होंने, डिस्टिंक्ट पर्सन वगैरह, अपन ने तो अभी ऐसे ही रिफंड रिफंड कर लिया। क्या लिखा है ये? यहाँ पे एवरी रजिस्टर्ड पर्सन क्यों लिखा, या एवरी पर्सन क्यों लिखा, और यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन क्यों लिखा? एक बार इसको पहले तुम इसको पहले समझ लो। यहाँ टैक्सेबल पर्सन क्यों लिखा? क्योंकि जरूरी नहीं है टैक्सेबल पर्सन सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन हो। ऐसे ही बस वंस लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड यू आर अ टैक्सेबल पर्सन। जैसे ही तुम लाइबल हुए तुम टैक्सेबल पर्सन हो। अब प्रॉब्लम क्या हुई पता है? देखो हम तो एक आम इंसान है, हम क्या है? आम इंसान है, और समझो कि अपन ने कभी जीएसटी पढ़ा भी नहीं। ठीक है, अपन तो आम इंसान है, गांव में किधर भी रिमोट एरिया में भी अपन काम कर रहे हो और हमको पता ही नहीं है जीएसटी क्या होता है। अब मैं क्या करती हूँ? मैं सपोज करो क्या बेचने का काम करती हूँ, ये वहां पे रहते हैं ना क्लचर वगैरह, ये सब छोटे छोटे चीजें लेके बैठे रहते हैं। अब एक दिन कोई बाहर से मैडम आई, बाहर से मतलब किसी और स्टेट से मैडम आई, और उनको हमारे यहाँ का कलेक्शन पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग गया, क्योंकि गाँव में ही बनता है वो। अच्छे अच्छे डिजाइन के हम बना रहे। अब उनने देखा, हमने भी देखा, उन्होंने बोला मुझे क्या चाहिए, ये जो आप बना रहे हैं ना, इसके कम से कम 5,000 पीस चाहिए।
अब गांव में तो हम लोग खुश हो गए, हमने अच्छे से पूरा ऑर्डर वॉर्डर सब तैयार किया और वो लेके चले गए। उन्होंने बोला यहाँ भिजवा दोगे? हमने कहा हाँ मैडम बिल्कुल भिजवा देंगे। हमने हमारे मुन्ना भैया को भेज दिया, स्टेट में उन्होंने डिस्पैच भी करवा दिया। प्रॉब्लम समझ में आई तुमको? यहाँ इंटरस्टेट सप्लाई हो गया। ये क्या हो गया इंटरस्टेट सप्लाई? अब हमारे भैया को पता ही नहीं कि ये तो इंटरस्टेट सप्लाई में सेक्शन नंबर 24 एप्लीकेबल होता है, रजिस्ट्रेशन का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन था। वो तो वहीं उसी दिन जिस दिन उन्होंने मुन्ना भैया को भेजा था ना, जाओ जाके डिस्पैच करके आओ, और डिस्पैच होते से ही इज लाइबल टू गेट रजिस्टर एंड ही इज नाउ अ टैक्सेबल पर्सन। समझ में आई? अब ये कब पता चलेगा? अभी पता नहीं चला। कम से कम 6 महीने तो निकल गए, 7 महीने निकल गए, 8 महीने निकल गए, और ऐसे कितने केस होंगे एक्चुअल में भी पता तो चलता नहीं। अब मैडम लेके चली गई, उनको भी कच्चा, इनको पता नहीं, इनने कच्चा बिल दे दिया, उनको कोई मतलब नहीं था, कुछ नहीं, वो तो अच्छा उठा के लेके चली गई। होता है, और ये रिमोट एरिया में होता भी है। अब क्या हुआ? 8-9 महीने बाद अपन लोग घूमते घामते गए, ठीक है। अब उनका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि वहां पे हो सकता है स्टेट में अच्छा इनका सेल हो, ये भैया का क्या हो रहा है, बिजनेस बढ़ने लगा। उन्होंने अपने को बुला लिया और बोल दिया कि बताओ ना साहब जी, करना है क्या है, मैडम क्या करना है? हमने बोला ये पहली सेल्स कब की थी? उन्होंने बोला ये 8 महीने पहले पिछले साल कर ली थी, मतलब ईयर चेंज हो गया। फिर हमने उनको समझाया, क्या समझाया? भाई आप तो तभी टैक्सेबल पर्सन हो गए थे, पिछले साल का टैक्स निकालेंगे, करंट ईयर का टैक्स निकालेंगे, और क्योंकि उनसे गलती हुई है, साथ में हो सकता है गलतियां भी हुई, इंटरेस्ट भी तो लगेगा, इतने टाइम का टैक्स तुमने पे नहीं किया, कितनी सारी चीजें आ गई अब तो। तब उनको क्या बोलेंगे? एक तो पिछले बार का टैक्स, इस बार का टैक्स, और हो सकता है गलतियां वलतियां हुई हो तुमसे, तो इंटरेस्ट वगैरह होगा, 73 लग सकता है फॉर द एरर। कुछ कुछ तुमने रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा इंटरेस्ट रेट सब, मतलब समझो सब कुछ हो गया। तो फिर उनको समझाया, देखो तुम टैक्सेबल पर्सन हो, तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ समझ में आ रहा है वर्ड क्यों लिखा है टैक्सेबल पर्सन? चाहे रजिस्टर्ड पर्सन हो उसके साथ भी ये गलतियां हो सकती है, और एक टैक्सेबल पर्सन जो भी रजिस्ट्रेशन लिया नहीं है, लाइबल टू गेट रजिस्टर है, उसका भी तो टैक्स आता है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्डिंग क्या लिखी है? टैक्सेबल पर्सन। अंडरस्टूड? डन? एक टैक्सेबल पर्सन का प्रीवियस ईयर का टैक्स भी हो सकता है, करंट ईयर का टैक्स भी हो सकता है, और गलतियों का टैक्स भी हो सकता है। ठीक है, बट अब मैम यहाँ पे आ गए हम 9th वाले पे। अब ये 9th वाला क्या बोलता है? एवरी पर्सन हु हैज पेड, ऑलरेडी पे कर दिया टैक्स, चाहे गुड्स पे हो सर्विस पे हो दोनों पे हो, अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड बाय हिम deemed to have passed the full incidence of tax to recipient of such goods सर्विस और बोथ। क्या ही बोल रहे हैं? हर एक पर्सन जिसने क्या किया है, टैक्स पे कर दिया है, अगर वो प्रूफ कर दे तो ठीक है, अगर वो प्रूफ नहीं कर पा रहा तो हम मान रहे हैं कि उसने टैक्स इंसिडेंस किसी और को पास ऑन कर दिया है। क्या बोलना चाह रहे हो मैम? नहीं समझ में आया। अब यहाँ एवरी पर्सन क्यों लिखा है? देखो मैं हूं, ठीक है। अब सपोज करो मेरा दिमाग बहुत चलता है, क्यों चलता है पता नहीं, बस चल रहा है। मैंने कहा एक तो स्टूडेंट को बोलते हैं फीस इतनी है, फिर उनको बोलते हैं कि टैक्स भी लगेगा। अब सपोज करो हम लोग तुम इंग्लिश पढ़ने आए, में से तुमको जीएसटी पता नहीं, मेरे को थोड़ा बहुत इधर उधर से जीएसटी पता चल गया। मैंने बोला तुम इंग्लिश सीखने आए हो? तुमने बोला हाँ। मैंने कहा देखो 5000 रुपीज फीस है। बोले ठीक है मैडम। मैंने कहा लेकिन उस पर 18% जीएसटी भी लगेगा। क्या लगेगा? 18% जीएसटी भी लगेगा। ठीक है, तो ठीक है मैम 18% जीएसटी दे दिया हमने, बट पता है मैं रजिस्टर्ड हूं नहीं। मैंने सिर्फ क्या किया, तुमसे 18% जीएसटी ले लिया। ये लोग बोलते हैं जब भी आप टैक्स चार्ज करते हैं तो हम ऐसा मान ले रहे हैं कि तुमने पता है रिसिपेंट पे ही बर्डन डाला है। अगर तुम प्रूफ कर दोगे कि नहीं मैंने तो रिसिपेंट से कुछ भी पैसा नहीं लिया था, मैंने अपनी जेब से पैसा दिया, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप प्रूफ नहीं करते हो तो मान लिया जाएगा कि हर एक पर्सन जिसने टैक्स लिया है, कहीं ना कहीं टैक्स दिया उसने, उसका रिसिपेंट पे ही बर्डन डाला होगा। क्यों बताऊं? देखो अगर मैं कोई चीज क्या कर रही हूँ, तुमको सेल कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं जहां से खरीद के लाई थी मैं भी तो टैक्स पे करके आई। सामने वाले ने वो टैक्स का रिकवरी मेरे से जरूर लिया होगा, ऑब्वियसली दिस इज बिजनेस। अगर मैं तुम्हारे लिए क्या कर रही हूँ, सपोज करो ई कॉमर्स ऑपरेटर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जब भी हम क्लास वाले क्या करते हैं ना, अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर पे आना होगा, ठीक है, तो पता है टैक्स किसको पे करना पड़ेगा? उसका किसको पे करना पड़ेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर को।
100% टैक्स हैज टू बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर 100% टैक्स पे कर रहा है और मैं तो अनरजिस्टर्ड हूँ, तो कहीं ना कहीं वो मुझसे क्या करेगा, कमीशन ज्यादा चार्ज करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको मेरे से क्या करना पड़ेगा, बेनिफिट नहीं मिलने वाला इतना। तो वो क्या करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर से क्या करेगा, मुझसे ज्यादा टैक्स चार्ज करेगा। तो बर्डन किस पे शिफ्ट हुआ, रिसिपिएंट पे। मैं सर्विस रिसीव कर रही थी पर पूरा बर्डन तो मेरे पे ही दे गया। तो बोल रहा है एवरी पर्सन, कोई भी पर्सन हो, अगर वो प्रूफ कर रहा है कि नहीं नहीं मैंने कोई बर्डन नहीं दिया रिसिपिएंट पे, तो ठीक है। इफ ही कैन नॉट प्रूफ, हम मानते हैं कि ये पूरा बर्डन रिसिपिएंट पे शिफ्ट हो चुका है। अंडरस्टूड। तो इसलिए यहाँ तो हर पर्सन आना जरूरी नहीं है कि किसी भी पर्सन पे आप क्या कर सकते हैं। कोई भी पर्सन ऐसा ही करेगा टैक्स पे करने के लिए, बर्डन तो किसी और से, रिकवरी किसी और से लेगा ही लेगा। अंडरस्टूड। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि हर जगह आप एवरी पर्सन नहीं लिख सकते, थोड़ा सा पेशेंस। और अब हम आ जाते हैं रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर। बोलते हैं हर एक रजिस्टर्ड पर्सन, मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूँ, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कॉमन पोर्टल पे है, वो चाहे टैक्स का अमाउंट हो, इंटरेस्ट का हो, पेनल्टी का हो, फीस का हो, या कोई भी अमाउंट उसका कैश लेजर में है, वो क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। किसके कैश लेजर में? अगर आईटीसी है तो आईटीसी की तरह, सीजीएसटी है तो सीजीएसटी की तरह, एसजीएसटी है तो एसजीएसटी की तरह, यूटीजीएसटी है तो यूटीजीएसटी की तरह टैक्स पूरा ट्रांसफर कर सकता है। मैम फिर से बोलो, एक रजिस्टर्ड पर्सन का अगर कॉमन पोर्टल पे इनमें से कुछ भी है कैश लेजर में, चाहे आईजीएसटी के फॉर्म में, चाहे सीजीएसटी, ऐसे ये क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। समझो, एक रजिस्टर्ड पर्सन ही पोर्टल पे हो सकता है। जो भी लाइबल टू गेट रजिस्टर है, जिसका जीएसटीआईएन नंबर ही नहीं आया, वो कैसे कॉमन पोर्टल पे रहेगा? वो पोर्टल पे आ ही नहीं सकता ना। भले ही लाइबल है, भले ही टैक्सेबल पर्सन है, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं आएगा उसका ये सब लेजर कैसे खुलेंगे? क्योंकि ये सब लेजर खुलने के लिए क्या चाहिए, जीएसटीआईएन नंबर चाहिए चाहिए चाहिए। वो है ही नहीं तो तुम कैसे आओगे पोर्टल पे? इसलिए यहाँ पे वर्डिंग क्या लिखी है, सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन अगर कैश लेजर में उसके पास पैसा बचा है, तो आईटीसी ये किसी भी फॉर्म में वो क्या कर सकता है, अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को वो ट्रांसफर कर सकता है। तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन को अनयूटिलाइज जो उसका कैश लेजर है वो क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। बट ये काम कौन कर सकता है, जो रजिस्टर्ड है, क्योंकि एक रजिस्टर्ड पर्सन ही पोर्टल पे आ सकता है, टैक्सेबल लाइबल वाला भी नहीं आ सकता। अंडरस्टूड। तो यहां से तुमने पता है एक चीज क्या सीखी, रेंडमली कहीं पे भी पर्सन नहीं लिखोगे। randomly you would not write taxable person and randomly you would not write registered person। अब सोचना सारी चीजें कहाँ पे लगती है, क्योंकि यहीं से सोचने का टाइम है। व्हेन आई विल काउंट अबाउट आईटीसी, मैं आईटीसी चैप्टर की बात करूंगी, तो वहां रजिस्टर्ड पर्सन ही आ सकता है, क्योंकि आईटीसी तो एक रजिस्टर्ड पर्सन का ही होगा। अंडरस्टूड। रजिस्ट्रेशन चैप्टर की बात करेंगे तो एनी पर्सन आएगा, क्योंकि पर्सन जब जब कंडीशन फुलफिल करेगा तो कोई भी पर्सन की कंडीशन फुल हो सकती है। अनरजिस्टर्ड की भी, रजिस्टर्ड की भी कंडीशंस हैं, तो कोई भी पर्सन फुलफिल कर सकता है। आर यू गेटिंग? चलो, टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।
चलो आ जाओ वापिस। चलो अब ना रीडिंग वाला पार्टी अपना थोड़ा ज्यादा स्टार्ट हो गया है। सी क्या हमने यहाँ तक पूरा कर लिया? यस। अब ये तुम मेरे साथ ऑलरेडी कर चुके हो। इस सेक्शन के लिए डेट ऑफ क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट इन अथोराइज्ड बैंक शेल बी डीम टू बी डेट डिपॉजिटेड इन द कैश लेजर। जिस दिन तुमने कैश लेजर में अपना टैक्स डिपॉजिट कर दिया मतलब गवर्नमेंट को भी दे दिया, सिंपल सी चीज। मैम वो ड्यू टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स ड्यू का मतलब टैक्स पेबल। टैक्स मतलब सिर्फ टैक्स, इसमें इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं आता। मैम ये टैक्स ड्यू का मतलब कहाँ पड़ा था? यहाँ ध्यान करो ना, यहाँ तुमने देखा था ना कि अगर कुछ भी पिछले साल का कोई अदर ड्यू है या फिर टैक्स ड्यू है तो टैक्स ड्यू मतलब सिर्फ टैक्स ड्यू। फिर आगे लिखा है ना अदर ड्यूज, तो अदर ड्यूज मतलब अदर ड्यू अलग से आया है। ठीक है। देन अदर ड्यूज मतलब वही जो तुम पढ़ते आ रहे हो, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर अमाउंट। मतलब दिस इज सिंपली रीडिंग, ये सिर्फ रीडिंग के लिए था। ये याद रखना कैश लेजर में जिस दिन डिपॉजिट कर दिया मतलब गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया। ठीक है। देन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। अभी तुमने वही तो किया मेरे साथ। सेक्शन 49 क्या बोलता है? आईटीसी किन कंडीशंस पे तुम यूटिलाइज कर सकते हो? सबसे पहले तुमको आईजीएसटी को ही पूरा पूरा यूटिलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही किसी और पे जा सकते हो। ठीक है। फिर मैम ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या है? अभी तुमने क्या किया था मेरे साथ ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन में? पहले आईजीएसटी का आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी से सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी से एसजीएसटी, फिर बचा कुचा करो लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी को यूटिलाइज नहीं करेगा, एसजीएसटी सीजीएसटी को यूटिलाइज नहीं करेगा। ठीक है। फिर अभी मैंने कहा था ना कि अगर कोई आईटीसी है आपके पास जो आप यूटिलाइज नहीं कर पाते हो तो आप अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को भी क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है? ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी availed under this act for the payment of tax dues under IGST Act in accordance with 49 section. Section 49 is manner of utilization of your ITC. ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? कहाँ थे अपन? ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी अवेल्ड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज करते हो जो आईजीएसटी के अकॉर्डिंग दिया है तब भी आपको पूरे 49 के रूल्स एप्लीकेबल करने। सीजीएसटी को यूटिलाइज करते हो तो भी सेक्शन 49 के पूरे रूल्स आपको एप्लीकेबल होंगे। मतलब सेक्शन 49 के रूल्स आईजीएसटी सीजीएसटी दोनों के यूटिलाइजेशन पे क्या रहेंगे? एप्लीकेबल रहेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है? amount equal to credit so utilized and central government shall transfer an amount equal to amount so reduced from central tax account to IG to integrated tax amount in manner utilize। ये थोड़ा सा कुछ पढ़ोगे पहले तुम तो मैं ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी। पहले तुम अपनी लैंग्वेज में इसको एक बार पढ़ लो, ये क्या ही बोल रहा है। मैम ये एक हेड से दूसरे हेड में जो ट्रांसफर करते हैं उसका है। जैसे मेरा बैलेंस पड़ा है आईजीएसटी, मैं उसको सीजीएसटी में ट्रांसफर कर रहा हूँ या एसजीएसटी में कर रहा हूँ। मतलब जो हम अभी पढ़ के आए ना ये अभी उसकी सिर्फ थ्योरी थ्योरी ही चल रही है। एंड आई वुड रियली रिकमेंड एट द टाइम ऑफ एग्जाम ये सब पढ़ना नहीं,
क्योंकि ये लिखने को नहीं आएगा, ये सिर्फ क्या आएगा, प्रैक्टिकल। ठीक है, आईटीसी सो पे तो एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। उसके लिए ये आएगा, मतलब आईटीसी आ रहा है, मतलब इनबिल्ट ही तो पेमेंट ऑफ टैक्स है उसके अंदर। हम्म, उसके बिना हाउ वुड यू कैलकुलेट कि कैश में पेमेंट कितना होता है। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ टैक्स का एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन के लिए तुम पेमेंट ऑफ टैक्स पढ़ रहे हो। ठीक है, अब ये क्या मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, टाइप्स ऑफ लेजर। क्या मैंने बोला था, एक कैश लेजर होगा, एक लाइबिलिटी लेजर होगा, एक क्रेडिट लेजर होगा, वही चीज है। अब यहाँ पे आप फिर से चाहो तो लिख सकते हो, जो यहाँ पे अपन ने लिखा था उसको हम क्या कर सकते हैं, पूरा की पूरा वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं बस। तो वहां पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, क्रक्स मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे उसको एनालिसिस के लिए ही हमने छोड़ के रखा था। मैम ये तो आपने बताया नहीं, कैसी बात करो। लाइबिलिटी रजिस्टर मैंने बताया था कि पर्सन की कितनी लाइबिलिटी होगी वो कहाँ बताई जाएगी, आपके लाइबिलिटी रजिस्टर में। मैम लाइबिलिटी रजिस्टर को कब डेबिट करोगे, जब भी लाइबिलिटी आपकी रिड्यूस होती है, मतलब अमाउंट पे हो गया। और जब भी अमाउंट और लेना होगा तो लाइबिलिटी रजिस्टर को क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट कब होगा, जब जब चीजें पे हो गई, अमाउंट इसका पेबल है, अमाउंट ये पे है, अमाउंट ये पे है, इतना समझो ना, ये लाइबिलिटी रजिस्टर है। जैसे जैसे लाइबिलिटी इंक्रीज होगी क्रेडिट होगा, जैसे जैसे लाइबिलिटी डिक्रीज होगी ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर चाहे आपसे इंटरेस्ट चार्ज करना हो, पेनाल्टी चार्ज करना हो, या किसी भी तरह का क्या हो, टैक्स चार्ज करना हो जो आपने सेल्फ असेस किया हो, या किसी ऑफिसर ने बताया हो कोई टैक्स, या फिर आपने खुद ने, ये सिर्फ ये बता रहे लाइबिलिटी रजिस्टर में कौन कौन सी लाइबिलिटी आएगी, जो आप या तो सेल्फ असेस कर लो, या कोई प्रॉपर ऑफिसर असेस करके दे दे, या फिर कोई इंटरेस्ट लगा दे, ये सब लाइबिलिटी रजिस्टर में शो होता है। अंडरस्टूड, दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ रीडिंग। और ऐसा नहीं है कि निपटाने के लिए अपन करे, तुम एक काम करो, एक एक लाइन पूरी रीड भी कर लो। तुम्हें इसके क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा के क्वेश्चन क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें प्रॉपर तुम्हें सिर्फ मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ही सीखना। एक काम करते, पढ़ लेते। मैम लाइबिलिटी रजिस्टर में कौन कौन सी चीजें हैं जो डेबिट होंगी। तो लाइबिलिटी रजिस्टर में जाएगा जो अमाउंट टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस या किसी भी नाम से आपने क्या लिखा है, रिटर्न में खुद ने बता के रखा है कि ये मेरी लाइबिलिटी। ठीक है, अब तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट के लिए वो असेट है। गवर्नमेंट असेट मानेगी तो उसको डेबिट करेगी, और जब खत्म होगी वो असेट वो क्रेडिट करेगी। और हमको हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, खुद के नहीं, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैम गवर्नमेंट के लिए असेट है, इसका मतलब पेबल आया तो गवर्नमेंट की असेट आई, और असेट हमेशा क्या होती है, जब भी इंक्रीज होती है डेबिट होती है। अंडरस्टूड, क्योंकि ये गवर्नमेंट अकाउंट बना रही है। मैम गवर्नमेंट के प्रॉपर ऑफिसर ने और इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह कैलकुलेट की, गवर्नमेंट के लिए असेट बढ़ गई उल्टा, और फिर गवर्नमेंट इसको डेबिट कर देगी। मैम गवर्नमेंट किसी चीज पे इंटरेस्ट लगा रहा है, गवर्नमेंट के लिए असेट है वो डेबिट कर देगी। अंडरस्टूड, डन। फिर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 49, 49A, सेक्शन 49B, every liability by a registered person as per his return made by debiting credit ledger maintained under section rule 86 and cash ledger under rule 87 and liability ledger shall be debited credited accordingly। क्या बोल रहे हैं, देखो आपने रिटर्न में एक रजिस्टर्ड पर्सन की जो भी लाइबिलिटी होगी, मैम लाइबिलिटी पे कैसे होगी, आपने तो एक रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्टर बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। पेमेंट कैसे करोगे, तो भैया क्रेडिट लेजर को डेबिट करोगे, कैश लेजर को भी क्या करोगे, कम करोगे, और कैश लेजर कम होता है जब क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। मैम इनकी लाइबिलिटी रजिस्टर, क्योंकि असेट कम हो रही है, जब तुम पे कर दोगे तो सब कुछ क्रेडिट हो जाएगा। वो सिर्फ क्या बताना चाह रहे हैं कि जब आपका क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक लेजर में तो हमने बता दिया लाइबिलिटी रजिस्टर में इतनी लाइबिलिटी भाई तुम्हारी, और वो लाइबिलिटी गवर्नमेंट के लिए असेट है तो गवर्नमेंट ने डेबिट कर दी। मैम वो कब क्रेडिट करेगी गवर्नमेंट वो लाइबिलिटी रजिस्टर, जब पेमेंट हो जाएगा तब वो क्रेडिट करेगी। आईटीसी कम करोगे वो क्रेडिट करेगी। अंडरस्टूड, तो अब वो पता है क्या कर रहे हैं, जो मैंने तुम्हें एक सिर्फ डेबिट क्रेडिट सिखाया ना, वो अलग अलग जगह बता रहे कहाँ डेबिट होगा कहाँ क्रेडिट होगा। अंडरस्टूड मैम, ये क्या है, ये पढ़ा तो है कहीं, क्या पढ़ा है, या तो मैम टीसीएस होगा, या तो मैम क्या होगा,
टीसीएस या फिर क्या होगा टीडीएस। मैम टीडीएस टीसीएस हो, या फिर रिवर्स चार्ज में हमें टैक्स पे करना हो, या फिर हम कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है इसलिए हमें टैक्स पे करना हो, या फिर किसी भी रीजन से हमें टैक्स पे करना हो, यहाँ पे क्या होगा, इट इज पेड बाय डेबिटिंग द कैश लेजर मेंटेन्ड एज पर रूल एंड लाइबिलिटी रजिस्टर आपका क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंगली क्रेडिट हो जाएगा। अंडरस्टूड? मतलब वो बोल रहा है मैम टैक्स डिडक्ट किया या फिर टैक्स कलेक्ट किया या फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मुझे पेमेंट करना है, ठीक है, या फिर क्या है बिकॉज आप कंपोजिशन स्कीम में हो इसलिए आपको पे करना है, तो इन ऑल द केसेस आपको आपका पैसा कहाँ पे डालना पड़ेगा, कैश लेजर में डालना पड़ेगा, तो कैश तो बढ़ाना पड़ेगा, कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। अंडरस्टूड? तुमसे यहाँ पे पता है कोई नहीं पूछेगा डेबिट क्रेडिट के रूल, क्योंकि तुम अकाउंटिंग करने नहीं बैठ रहे, पर वो बता रहा है कि कब डेबिट होता है कब क्या होता है, ये अकाउंट क्रेडिट होता है। अंडरस्टूड? मैम ऐसा भी होगा ना कभी कभी कोर्ट वगैरह ने बोल दिया कि इतना टैक्स पे करो, लाइबिलिटी बढ़ा दी, तो लाइबिलिटी जैसे जैसे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, गवर्नमेंट अगर तुम्हारा लाइबिलिटी बढ़ा रही है तो गवर्नमेंट के लिए असेट बढ़ रहा है, गवर्नमेंट अगर लाइबिलिटी घटा रही है तो गवर्नमेंट के लिए क्या है, असेट कम हो रही है, तो अकॉर्डिंगली वो क्या होगा, डेबिट या फिर क्या होगा, क्रेडिट होगा। मैम ऐसे ही कोई प्रॉपर ऑफिसर नोटिस दे के भी डिमांड नोटिस निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है, तो बस तरीके बता रहे हैं कि कब कब ये डेबिट हो सकता है और कब कब क्या हो सकता है, ये क्रेडिट हो सकता है। अंडरस्टूड? मैम सेम ऐसा फिर अब क्या बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है कब क्रेडिट होगा कब डेबिट होगा, तो कब डेबिट होगा ना कब ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, इसके अंदर क्या क्या आता है, तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तुम्हारा आईटीसी ही आता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। मैम कभी ऐसा हो सकता है कैसा, समझो मैम ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, सपोज करो 1 लाख रुपीज है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, वी हैव 1 लाख रुपीज, ये जो 1 लाख रुपीज है मैम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, मतलब मैम 80,000 तो हमने यूटिलाइज कर लिया फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, पर सपोज करो 20,000 मौका ही नहीं आ रहा, आप यूज कर ही नहीं पा रहे, कुछ भी कर लो नहीं हो रहा यूज, तो क्या मैम ऐसा हो सकता है कि क्योंकि हम आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि आईटीसी हमारा अनयूटिलाइज्ड रह रहा है, क्या हम इस आईटीसी का रिफंड ले सकते हैं क्या, तो आईटीसी कैन नेवर बी रिफंडेड, कभी रिफंड नहीं होता, लैप्स हो जाएगा पर रिफंड नहीं होता, बट सिर्फ 2 केसेस हैं, सिर्फ क्या है, 2 ही ऐसे केस है जब उन्होंने अलाउ किया कि आईटीसी रिफंड कर देंगे, सिर्फ कितने केस है, 2 केस है जब उन्होंने अलाउ किया है कि आईटीसी रिफंड हो जाएगा, और वो 2 केस क्या है, जब या तो एक्सपोर्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई, सिर्फ तब करते हैं, और एक और है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, तब करते हैं। अब तुम्हें ना तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सीए इंटर पे है ना ही जीरो रेटेड सप्लाई, बट यू शुड नो वन थिंग कि ऐसे तो आईटीसी कभी रिफंड नहीं होता है, ठीक है, ऐसे तो आईटीसी में कभी भी क्या नहीं आता, सेक्शन 54 के प्रोविजन नहीं आते, पर आएंगे सेक्शन 54 के प्रोविजन सिर्फ 2 इन कंडीशंस के लिए, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर या फिर जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है। तुम्हारे लिए आज का होमवर्क सिर्फ इतना ही, ये इन चीजों को ना एक बार रीड करके रख लेना, ये जितना भी है ना ये सारी चीजें रिपीटेड है वापस से, कि अगर आपके पास आईटीसी में अमाउंट अवेलेबल है तो कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, जस्ट यू हैव टू डू वन टाइम रीडिंग, क्योंकि एक बार रीडिंग हो गई तो मेरे को पता है सिर्फ 15 से 20 मिनट तुमको इसको रीड कराऊंगी ना तो तुमको भी अच्छा लगेगा, अभी रीड करा रही हो ना तो ऐसा लग रहा है बस होता जा रहा है होता जा रहा है, तो योर टास्क शुड बी रीडिंग इट वन टाइम, एक बार रीड करके रखो, कल हम इसको 30 मिनट्स लगा के पूरा हाईलाइटेड उसमें फिर से कंप्लीट कर लेंगे, एंड विद दिस 30 to 40 मिनट के बाद आपका है ना ये आईटीसी चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, इसको हम अभी नहीं करेंगे, फॉर सम रीजन इसको अभी नहीं करेंगे। मैम पेमेंट ऑफ टैक्स ना आईटीसी। बस उतना ही रीड करना और कुछ नहीं करना, रीडिंग करना अच्छे से, इसको अभी के लिए मैं रोकूंगी, ठीक है।
ये कब करेंगे? आईटीसी के साथ करवाऊंगी इसको, ठीक है? तो तुमको भी क्या करके रखना, आज का टास्क सिर्फ छोटा सा है, जो उतना पोर्शन है उसको रीड करके रखना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है? फिर कल हम इसको 30 मिनट्स में कर सकते हैं, क्योंकि आज मैंने तुम्हें करा ना, तुम्हें सिर्फ ऐसा लगेगा स्क्रॉल होता जा रहा है, ठीक है? चलो।